स्तनधारियों में प्रजनन के लिए जो फीमेल में होती हैं, उनमें 2 प्रकार का चक्र पाया जाता है, 2 प्रकार का साइकिल पाया जाता है, जिस समय वो ओव्यूलेशन करती हैं और सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल होती हैं स्पर्म को ग्रहण करने के लिए और प्रेगनेंसी के लिए। क्योंकि आपको ये मालूम है कि जो स्तनधारी होते हैं, वो सारे के सारे स्तनधारी क्या होते हैं? विविपेरस होते हैं। केवल इकिडना और ऑर्निथोरिंकस यानी कि प्रोटोज़िया को छोड़ कर के बाकी सारे जितने होते हैं वो विविपेरस होते हैं। यानी उनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। मेल जो होता है अपने स्पर्म को फीमेल के यूट्रस में या उसके रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, उसमें स्पर्म को अपने रिलीज करता है। वो स्पर्म जो होता है ओवम को फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज करने के पश्चात प्रेगनेंसी होती है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मैंने यहाँ पर प्रेगनेंसी कहा, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये विविपेरस एनिमल है। प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो आकर के यूट्रस की दीवार से अटैच होता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि उसके बाद फिर वो इसका फीटस का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। क्लियर है ये? तो अब इसमें फीमेल में जो है दो प्रकार का प्रजनन चक्र पाया जाता है। एक होता है एस्ट्रस साइकिल, दूसरा होता है मेंस्ट्रुअस साइकिल। ठीक है? तो एस्ट्रस साइकिल जो होता है वो अदर देन प्राइमेट, यानी कि जितने भी दूसरे प्राइमेट के अलावा जितने भी दूसरे ऑर्डर हैं, पेरिसोडेक्टाइला, आर्टियोडेक्टाइला, कार्निवोरा, कार्निवोरा, इंसेक्टिवोरा, लेगोमार्फा, ये जितने बाकी के जो 14-15 जितने वो हैं ऑर्डर हैं, उनमें एस्ट्रस साइकिल होता है। केवल प्राइमेटा जो होता है, ठीक है ना, प्राइमेटा ऑर्डर में ही ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। ठीक है? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअल है क्या चीज? ठीक है? द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द रेगुलर नेचुरल चेंज दैट अकर्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट मेक्स प्रेगनेंसी पॉसिबल। ठीक है? जिसके कारण प्रेगनेंसी जो होती है वो पॉसिबल हो पाती है। अब यहाँ पर देखो, पहले कुछ बेसिक चीज को समझ लो कि किसी भी फीमेल में जिस समय एम्ब्रियो बनता है, फर्टिलाइजेशन के पश्चात फीटस बनता है, वो फीटस जो होता है उसके 13वें से लेकर के 17वें सप्ताह तक गेमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया हो जाती है। ध्यान रखना। यानी जिस समय किसी बेबी का मतलब फीमेल बेबी का बर्थ होता है, उस समय उसके ओवरी में नंबर ऑफ ओवम फिक्स हो चुके होते हैं। ठीक है? और वो उस समय स्तनधारियों में, विशेष रूप से मनुष्यों में वो मेटाफेज 1 अवस्था में होते हैं। ठीक है? इस अवस्था में अब उनमें हो जाता है पॉज हो जाता है, यानी वो रुक जाते हैं उस समय के लिए। अब जब प्यूबर्टी होती है, यानी कि 9 से लेकर के जो 14 साल की उम्र जो होती है, जिस समय सबसे एफएसएच स्टार्ट होना, एफएसएच रिलीज होना स्टार्ट होता है, जो पिछले पीरियड में मैं बता चुका हूँ। जब एफएसएच रिलीज होना स्टार्ट होता है तो उस समय क्या होता है कि वहां से फिर एक ओवम जो होता है, वो एक ओवम रिलीज होता है। वो एक ओवम जो होता है वो अपनी आगे की जो प्रोसेस होती है, यानी मेटाफेज 1 की बाकी की प्रोसेस और मेटाफेज 2 तो बाद में होगी। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेटाफेज 2 नहीं होगी। ध्यान रखना, आगे बताऊंगा मैं। मेटाफेज 1 की आगे की जो प्रोसेस होती है वो पूरी करेगा और पूरी करने के पश्चात उसका ओव्यूलेशन होगा। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरी ओव्यूलेशन होने के पश्चात, वो ओव्यूलेशन होने का मतलब रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी। जब ओवरी से ये रिलीज होता है, रिलीज होने के पश्चात ये आ जाता है फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में आने के पश्चात ये चला जाएगा कहाँ? यूट्रस में। फेलोपियन ट्यूब में यदि उसको स्पर्म मिला तो फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म नहीं मिला तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दोनों कंडीशन हो सकती है। कंडीशन आइदर और, यस और नो, यानी फर्टिलाइजेशन हो या ना हो, उस कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में ओवम जो होगा वो आकर के यूट्रस की दीवार से अटैच हो जाएगा। क्लियर है ये? अब यूट्रस की दीवार से जब वो अटैच हो गया ओवम, अब उसके बाद वो उस समय कुछ समय तक के वहां पर रहेगा। यदि फर्टिलाइजेशन है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा, क्योंकि जो ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के बाद जो बचा हुआ भाग था वो क्या था? जो ग्रेफियन फॉलिकल का बचा हुआ भाग कार्पस लूसियम बना लेगा।
यदि कार्पस लूसियम यदि फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो कार्पस लूसियम एक्सटेंट रहेगा और वो क्या करेगा, वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करेगा। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो कार्पस लूसियम है वो धीरे से क्या हो जाएगा, वेस्टिजियल रह जाएगा, और वेस्टिजियल रह करके क्या हो जाएगा, वो कार्पस एल्बिकेंस के रूप में रह जाएगा वो, ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित नहीं करेगा। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित नहीं होने के कारण ओवम जो कि यूट्रस की दीवार से जाके अटैच हो गया है, वो एक निश्चित समय में वहां से डिटैच होगा, अलग होगा और पृथक होकर के ये चला जाएगा, ये क्या होगा, ये रिलीज हो जाएगा। जब रिलीज होगा तो यूट्रस की दीवार से टिश्यूज और ब्लड वेसल को डिस्ट्रॉय करके निकलेगा, जो ब्लीडिंग के रूप में फीमेल की वेजाइना से बाहर निकलेगा। ठीक है, ये क्लियर है। ये पूरी प्रोसेस होती है मेंस्ट्रुएशन की। अब इस प्रोसेस के दौरान जो फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं उस पे हम बात करेंगे। ये एक मैंने आपको बेसिक बता दिया कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, ठीक है। अब इसके बाद देखें हम कि ये मेंस्ट्रुएशन में होता क्या है, कि जो ये जो प्रोसेस होती है, जो अच्छा जिस समय ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग का जो पीरियड कहलाता है वो कहलाता है पीरियड या मेंसेस। सामान्य सामान्य रूप से इसे पीरियड के रूप में या मेंसेस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब ये जो होता है ये एक वास्तव में ये एक हार्मोनल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। मेंस्ट्रुएशन जो है वो एक हार्मोनल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो रिप्रोडक्शन के लिए अति आवश्यक है। तो इसमें दो फेज होती हैं, एक फेज होती है ओवेरियन साइकिल, दूसरी होती है यूट्राइन साइकिल, ठीक है। सॉरी, इसको फेज ना कह करके मैं साइकिल कहूँ। ये जो टोटल जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है ये दो भाग में बटा होता है, एक ओवेरियन साइकिल, दूसरा यूटेराइन साइकिल। ओवेरियन साइकिल में हम वो देखते हैं जो ओवम का ओव्यूलेशन होने तक की प्रोसेस को, और इसके बाद दूसरी होती है यूटेराइन साइकिल जिसमें फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने, कंसीव करने के लिए जो उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं, यूट्रस की दीवार में जो चेंजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं यूटेराइन साइकिल, ठीक है। इसमें जो फेजेस होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बेसिकली तीन फेजेस में बांटा गया है, मेंस्ट्रुएशन फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज, ठीक है। देखें जो अब इसमें देखो जो ओवेरियन साइकिल होता है, ओवेरियन साइकिल में होता है फॉलिकुलर फेज। पहला हम देखते हैं ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल में होता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज का मतलब कि फॉलिकल का निर्माण, ग्रेविडियल फॉलिकल का निर्माण। तो ये स्टार्ट होता है फर्स्ट डे ऑफ पीरियड। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन भी होता है, और आपका जो गिनती है, जो उसका जो इनुमरेशन है कि किस प्रकार हमको गिनना चाहिए, वो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ओवरलैपिंग है। यहाँ पर क्या होता है कि यदि मेंस्ट्रुएशन जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है या उसको आप फर्स्ट डे माने, या जिस दिन ब्लीडिंग एंड हुई है उसको फर्स्ट डे माने, ठीक है। तो जिस दिन ब्लीडिंग एंड होती है उस दिन से शुरुआत होती है फॉलिकुलर फेज की। कभी कभी ये उससे पहले भी होती है, ब्लीडिंग होती रहती है और उसके ब्लीडिंग समाप्त होने के एक दो दिन पहले ही ये क्या हो जाती है, ये फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाती है। फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होती है FSH हार्मोन के द्वारा। अब यहाँ देखो एक चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस चित्र में देखो, ये हाइपोथैलेमस से फॉलिकुलर फेज में जैसे ही, ठीक है, फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होना है तो सबसे पहले क्या होगा, हाइपोथैलेमस से जीएन गोनेडियल रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, दो होते मालूम है आपको, FSH-RF और LH-RF, ये दो हार्मोन है ना, ये दो रिलीजिंग फैक्टर होते हैं, हार्मोन नहीं होते। तो ये जो रिलीजिंग फैक्टर जो होते हैं ये रिलीज होते हैं, रिलीज होकर के ये पॉजिटिव फीडबैक देते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस को। एडिनो हाइपोफाइसिस यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी, मैं बता चुका हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है ये इस रिलीजिंग फैक्टर के द्वारा स्टिमुलेट होता है, जिससे FSH हार्मोन रिलीज होता है। जैसे ही FSH हार्मोन रिलीज होता है तो ये जो पॉज अवस्था में, जो सुप्ता अवस्था में ओवम पड़ा हुआ था, वो ओवम यहाँ से अब ये डेवलप होना शुरू होता है और ये ग्रेविडियल फॉलिकल बनता है, ठीक है। अब वापस आओ, फॉलिकुलर फेज में आओ।
ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही FSH रिलीज हुआ तो क्या होगा कि यहाँ पर जो एक ओवम है वो ओवम वहां से मेच्योर होना शुरू होगा। मेच्योर यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ। मेच्योर या करने जो ग्रोथ करना शुरू करेगा, क्योंकि मेच्योरेशन उसको बोलते हैं जब उसका फर्टिलाइजेशन होता है। जो जिस समय फर्टिलाइजेशन होता है उस समय उसको हम बोलेंगे। ये आगे की प्रोसेस शुरू होती है कि जो FHS रिलीज होने से यहाँ पर क्या होगा कि जो उसमें 5 से 20 स्मॉल सेल कल्ट, जिसको फॉलिकल्स बोलते हैं, उसमें वो यहाँ पर से रिलीज होगा ओवरी से। उसमें से क्या होगा कि उसमें एक इमेच्योर एग होता है। ठीक है, इमेच्योर एग कौन सी कंडीशन में होता है? मेटाफेज 1 कंडीशन में होता है, यानी मियोसिस डिवीजन की 1 कंडीशन जो होती स्टेज होती है, उस स्टेज में ये होता है। अब इसके आगे की जो प्रोसेस होगी वो बाद में होगी। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होगा तब होगी। तो इसमें से केवल एक एग जो होता है वो एग आगे ग्रोथ करता है, और उस समय क्या होता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होना शुरू होता है। जब ये ग्रोथ कर चुका होता है, ग्रेफियन फॉलिकल पूरा बन जाता है। तो ग्रेफियन फॉलिकल पूरा बनने के पश्चात एस्ट्रोजन हार्मोन से स्रावित होने लगता है। जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित हुआ, एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पर डबल काम करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन सबसे पहले क्या करता है कि इस FSH को निगेटिव फीडबैक देता है। ठीक है, ये FSH को ये देखो निगेटिव जा रहा है, ये FSH को निगेटिव फीडबैक देता है और ये FSH रिलीज होना बंद हो जाता है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर एस्ट्रोजन जो होता है वो वो क्या करता है, LH को यहाँ पॉजिटिव फीडबैक देता है। तो जैसे ही FSH बंद हुआ, यहाँ पर LH जो होता है वो LH का सिक्रीशन प्रारंभ हो जाता है। अब जरा इस चित्र को देखो, यहाँ पर देखो कुछ ग्राफ दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन दिख रही है पिंक वाली, ये है प्रोजेस्टेरॉन की, ये है एस्ट्रोजन की। हरी वाली लाइन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन की, यहाँ पर जो रेड वाली है FSH की है। ठीक है, और ये वाली जो है ये LH की है। ठीक है, तो ये दो हार्मोन जो हैं ये FSH और LH के हैं। ठीक है, ये वाली जो है ये LH हुआ। ये LH जो है जैसे ही यहाँ से ये जैसे ही ये खत्म हुआ, मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग खत्म हुई, या ब्लीडिंग खत्म होने के एक आध दो दिन और पहले, क्योंकि ब्लीडिंग लगभग 6 से 7 दिन तक होती है। तो ये ब्लीडिंग खत्म होने के थोड़ा पहले या उसी खत्म होने के तुरंत पश्चात FSH रिलीज होना सीक्रेट होना शुरू हुआ। जैसे ही ऐसे FSH सीक्रेट होना शुरू हुआ, यहाँ पर ओवेरियन साइकिल में अब देखो क्या हो रहा है कि जो छोटा सा इमेच्योर एग है उसके चारों तरफ ग्रेफियन फॉलिकल बन गया, ये एग बन गई, एंट्रम बन गया, उसमें ये एग बन गया, ये पूरा का पूरा ग्रेफियन फॉलिकल बन गया। जैसे ग्रेफियन फॉलिकल बना, यानी ग्रेफियन फॉलिकल बनाने का काम कौन करवाएगा? वो FSH करवाएगा। जैसे ग्रेफियन फॉलिकल बना और बन करके इसकी जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, वो फॉलिक्यूलर सेल्स यहाँ से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करना शुरू करी। तो यहाँ पर देखो जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होना शुरू हुआ, अब ये जो FSH का जो वो है लेवल है वो कम हो जाएगा और LH का लेवल बढ़ जाएगा, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होना शुरू होगा। जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन स्रावित हुआ, ये सबसे ज्यादा इसकी मात्रा होती है कब? ये हार्मोन की मात्रा होती है जिस समय यहाँ ओव्यूलेशन होता है। क्यों? क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो ओवम ओवरी को उसको ओवम मतलब ओवरी को ओव्यूलेशन के लिए प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो जब LH जो होगा तो क्या होगा, यहाँ से ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ, अब यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन शुरू हो जाएगा। किससे? ये ग्रेफियन फॉलिकल से। ग्रेफियन फॉलिकल से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन शुरू हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, LH यहाँ पर डाउन हो गया, LH का यहाँ पर क्या होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। ठीक है, तो पहली स्टेज में क्या हुआ, यहाँ पर देखो परिवर्तन क्या हुआ। जैसे ही यहाँ पर पहला दिन था, वहां से क्या हुआ कि ये ओवम जो था वो ग्रोथ करना शुरू किया, और यहाँ पर FSH की मात्रा अधिक है, ये मेंशन, और उस समय प्रोलिफरेशन फेजेज होती है, यूट्रस में प्रोलिफरेशन होती है। अब ये इस चित्र में देखो कि यहाँ पर जिस समय तक के ये ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो ग्रोथ करके, मतलब एक छोटा सा ओवम जो है ग्रोथ करके पूरा ग्रेफियन फॉलिकल बना रहा है, उस समय तक के यहाँ पर यह यूटेरस की दीवार है। ये यूटेरस की दीवार में क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा विभाजन होकर के यूटेरस की दीवार काफी थिक हो जाती है, और थिक होकर के ये मस्कुलर हो जाती है और ग्लैंडुलर हो जाती है, मस्कुलर और ग्लैंडुलर दोनों हो जाती है, ताकि यहाँ से जो ओवम आया है इस ओवम को यहाँ पर क्या कर सके, ये इम्प्लांट कर सके। ठीक है, तो अब क्या हुआ,
ये शुरू के 5 से 7 दिन जो हुआ उस समय ब्लीडिंग हो रही थी, और उस समय क्या हुआ, प्रोलिफरेटिव फेज जो होती है वो 4 से लेकर के हम कह सकते हैं 16 दिन तक की होती है, और इसी बीच 10वें से 14वें दिन तक के यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर इसने फिक्स कर दिया 14वां, लेकिन वो जो डेट होती है वो होती है 10वें से 14वें दिन, ध्यान रखना इस बात का। तो 10वें से 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ। अब ओव्यूलेशन होने के पश्चात क्या हुआ कि यहाँ पर जो वो है ओवम जो है, ये ओवम जो है ओव्यूलेशन के पश्चात आ गया किसमें, फेलोपियन ट्यूब में। इसी समय यदि स्पर्म मिला, स्पर्म अगर यूट्रस में प्रवेश करके फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच गया, तो वहां पर इन दोनों मेल गेमिट और फीमेल गेमिट यानी ओवम और स्पर्म आपस में मिलेंगे, और मिल करके वहां पर उनमें होगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो भी ये जो ओवम है ये आकर के 18वें दिन आकर के ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा किसमें, यूटेरस की दीवार में। जब आके ये अटैच हो जाएगा, ये हो गया, तो अब यहाँ देखो जैसे ही आके अटैच हुआ, तो अब यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका श्रावण बढ़ गया। तो एलएच क्या करता है, क्या करता है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन करवाता है और प्रोजेस्टेरॉन के इस सिक्रीशन को स्टार्ट करता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन चालू हुआ, तो एलएच का जो होगा वो उसको निगेटिव फीडबैक मिलेगा, और एलएच जो होगा वो क्या होगा, सिक्रीशन होना बंद हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन आते ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन बंद होगा, एस्ट्रोजन के आते ही एफएसएच का सिक्रीशन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हो गया। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यूटेरस की दीवार को इनेबल बनाता है, स्टेबल बनाता है, कि वो क्या करता है कि उसको जो ओवम है उस ओवम को फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज दोनों ओवम को यूटेरस की दीवार पे होल्ड करके रखने का काम करता है। अब यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो उस समय क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन जो होगा वो कंटिन्यू बना रहेगा पूरे 40 वीक तक, 40 सप्ताह तक के ये बना रहेगा, पूरे 280 दिन। ठीक है, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अब यहाँ देखो क्या कंडीशन होती है, इस चित्र में देखो, ये जैसे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये यहाँ पर इस कंडीशन में सबसे ज्यादा ठीक यहाँ पर हमको यूट्रस की दीवार दिख रही है। ठीक है, तो अब प्रोजेस्टेरॉन जो है, ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है, ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा, यहाँ से क्या होगा कि ये जो ओवम है, ये ओवम इसकी दीवार से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जब ये अलग होगा, जिस समय अलग होगा तो सिर्फ अकेला अलग नहीं होगा, उसके साथ क्या होगा, उसके साथ ये जो है यूट्रस की जो दीवार है, ये यूट्रस की दीवार से बहुत अधिक मात्रा में कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल डिस्ट्रॉय होगा, जो इसके साथ ब्लीडिंग के रूप में बाहर। ठीक है, यानी फिर से ये ब्लीडिंग स्टेज चालू हो गई। तो पहली होती है ब्लीडिंग स्टेज, ठीक है, या ये पहली हो गई प्रोलिफरेटिव स्टेज, दूसरी हो गई ल्यूटियल स्टेज, और तीसरी हो गई ब्लीडिंग स्टेज। तो ये 3 स्टेज होती है। तीनों स्टेज को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है ओवेरियन साइकिल, दूसरा होता है यूटेराइन साइकिल। ओवेरियन साइकिल में जो ओवरी है उसमें होने वाले ओवम में परिवर्तन को दिखाया जाता है। यूटेराइन साइकिल में यूट्रस की दीवार में होने वाले परिवर्तन को दिखाया जाता है। जो ब्लीडिंग पीरियड होता है, इसको मिन्सस पीरियड भी कहा जाता है। उस समय यहाँ पर क्या होता है कि जो ओवम जो है वो रिलीज होता है, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में यहाँ से इसका कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स का लॉस होने के कारण ब्लीडिंग होती है। इसके पश्चात ये ब्लीडिंग बंद हो जाती है। उसी दौरान प्रोलिफरेटिव फेज में इसकी जो दीवार होती है, यूट्रस की जो दीवार होती है, वो थिक होती है, रिपेयर होती है, पहले रिपेयरिंग होती है, फिर रिपेयर होती है, फिर थिक होती है, और थिक होकर के ओवम को अब कंसीव करने के लिए, अपने अटैच करने के लिए ये तैयार होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पतली दिख रही है। ब्लीडिंग फेज के बाद जो ओवेरियन वॉल जो है, यूटेराइन वॉल जो है, सॉरी यूटेराइन वॉल जो है वो यहाँ पर पतली हो जाती है। फिर ये प्रोलिफरेट होकर के ये थिक होती है। यहाँ देखो काफी थिक हो गई है ना। अब उसके पश्चात जब फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण क्या होता है कि 27 से 28वें दिन तक के फिर प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन ग्रेफियन फॉलिकल बंद कर देता है। जैसे ही ग्रेफियन फॉलिकल ने प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बंद किया, यहाँ से
जो ओवम है वो यहाँ से डिटैच हो जाता है, इससे ओवर जो यूटेराइन वॉल है उससे ये ओवम डिटैच होता है। तो डिटैच होता है तो अपने साथ साथ क्या करता है वो, जो यूटेराइन वॉल है उसके कनेक्टिव टिश्यूज है ना, और कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल को यहाँ से लेकर के ये बाहर निकल जाता है, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होती है। ठीक है, अब जैसे प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन बंद हुआ, अब ये साइकिल फिर से वापस चालू हो जाएगा। कौन सा? एफएसएच वाला। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन नीचे गया, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे गया, वैसे ही एफएसएच का लेवल फिर बढ़ना चाहिए। अब यहाँ देखो फीडबैक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाकर के मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अब इसको समझते जाओ और नोट भी करते जाना। और आप चाहो तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो को मैं जो वीडियो अभी अपलोड करूंगा, इस वीडियो को आप पॉज कर करके इसको नोट करेंगे आप लोग, ठीक है। जहां जहां पर मैं बता रहा हूं आप वहां पर उसको नोट भी कर लेंगे, पॉज करके आप देख लेंगे और नोट भी करेंगे इसको, ठीक है। तो आपको ये क्या होगा कि आपके एग्जाम के लिए पूरा ये नोट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता रहा था फॉलिकुलर सेल, जैसे देखो अब क्या हुआ कि जैसे ही सबसे पहले स्टार्ट किया, अब वहां फिर से हम स्टार्ट पे आ रहे हैं। जैसे ही ब्लीडिंग बंद हुई, ब्लीडिंग बंद या ये ब्लीडिंग नहीं, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन बंद हुआ, प्रोजेस्टेरॉन बंद होते ही क्या हुआ कि ओवम रिलीज हो गया। ओवम रिलीज हुआ तो क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन बंद होने से एक ब्रेन में एक पॉजिटिव फीडबैक पहुंचा, किसको? हाइपोथैलेमस को। यानी हाइपोथैलेमस से जो एफएसएच आरएफ है वो रिलीज हुआ, उससे क्या हुआ कि एफएसएच एडिनो हाइपोफाइसिस से एफएसएच रिलीज होने लगा, ठीक है। ये हुआ। तो एफएसएच रिलीज होने के कारण क्या हुआ कि जो ओवरी में ओवम थे, इमेच्योर एग थे, वो एग क्या होने लगे, अब वो ग्रोथ करने लगे और ग्रोथ करके वो फॉलिकल्स के रूप में वो डेवलप होने लगे, ग्रेफियल फॉलिकल के रूप में डेवलप होने लगे, ठीक है। तो ये कहलाती है फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है। इसी समय दूसरी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया होती है, वो होती है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज और फॉलिक्यूलर फेज ये साइमल्टेनियसली होती है, ध्यान रखना। तो जो फॉलिकुलर फेज होती है उसमें वो ओवरी में होती है, प्रोलिफरेटिव फेज होती है यूट्रस में, ठीक है। यूट्रस में क्या होता है कि जो एफएसएच के स्रावित होने से ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप होता है। जैसे ही ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप हुआ, अब ग्रेफियन फॉलिकल से जो उसकी जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, वो फॉलिकुलर सेल्स एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करने लगती। जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित हुआ, एफएसएच के प्रति नेगेटिव फीडबैक ब्रेन को पहुंचा और एफएसएच का सीक्रेशन बंद हो गया। उसी समय क्या हुआ कि जो एस्ट्रोजन है उसके पॉजिटिव फीडबैक से जो एलएच जो ब्रेन से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो स्रावित होना शुरू हुआ। प्रोसेस वही रहेगी, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएफ जो है वो रिलीज होगा, उससे वहां से वो आकर के जो वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसको स्टिमुलेट करेगा और वो एडिनो हाइपोफाइसिस से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो जाएगा और एफएसएच बंद हो गया। जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हुआ, अब ये प्रेरित करेगा ओवरी को ओव्यूलेशन के लिए। जो ओवरी है वो ओवरी से ओवम जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वो बाहर निकाल दिया जाएगा। अब बाहर निकलेगा, उस कंडीशन में क्या होगा, दो दो परिस्थितियां हो सकती हैं। फेलोपियन ट्यूब में आ गया, फेलो जो फिमरी होती वो ओवम को ऐसे क्या करेंगे, अपनी ओर खींच लेंगी और फेलोपियन ट्यूब में भेज देंगे। फेलोपियन ट्यूब में भेजने के पश्चात दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन इसको या तो स्पर्म मिले या स्पर्म ना मिले। स्पर्म मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं। यदि स्पर्म मिला यानी फर्टिलाइजेशन हुआ, तो जैसे ही स्पर्म ने विटेलाइन मेम्ब्रेन को टच किया ओवम की, वैसे ही क्या हुआ, क्या होगा कि उसके अंदर जो परिवर्तन होगा, जो मेटाफेज अवस्था में थी यानी फज मियोसिस फेज में थी, वो तुरंत क्या हो जाएगी, जो उसमें आगे की प्रोसेस पूरी होगी और फर्स्ट मियोसिस और सेकंड मियोसिस कंप्लीट होकर के पोलर बॉडी बन जाएगी उस वो स्पर्म के एंटर होने के पहले, ठीक है। वो हो गई कंडीशन। अब यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उस कंडीशन में भी ओवम जो है वो ट्रेवल करके पहुंचेगा कहां, ये पहुंचेगा यूटेरस में।
और यूटेरस में आकर के वो अटैच हो जाएगा किससे, यूटेराइन वॉल से। अब ये अटैचमेंट का काम कैसे होगा, जैसे एलएच सीक्रेट हुआ, तो उसने क्या किया, ओवम को रिलीज करवा दिया, ओव्यूलेशन करवा दिया। जैसे ओवल एलएच सीक्रेट हुआ तो वो एलएच क्या करेगा, एफएसएच तो बंद हो गया और एस्ट्रोजन के लेवल को वो कम कर देगा और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल, प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन स्टार्ट कर देगा। कहां से, ग्रेवियन फॉलिकल की फॉलिकुलर फेज से, जो अब कार्पस ल्यूटियम के रूप में ओवरी में स्थित है। प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होना शुरू हो गया। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होना शुरू हुआ, ये क्या होगा, ओवम जो होगा वो यूटेराइन दीवार से अटैच हो जाएगा। उस समय एक और हार्मोन यूटेरस की दीवार से सीक्रेट होता है, वो हार्मोन होता है HCGH, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। जो प्रेगनेंसी टेस्ट इसी हार्मोन का किया जाता है। जो प्रेगनेंसी टेस्ट में चाहे वो उसमें केमिकल टेस्ट करें, चाहे वो स्ट्रिप टेस्ट करें, उसमें यूरिन की एक ड्रॉप डाली जाती है, जिससे यदि HCGH होगा तो वो पॉजिटिव होगा तो 2 लाइन दे देता है। तो ये उसका तरीका होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो HCGH सीक्रेट होना शुरू हो गया और इधर कार्पस लूशियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेशन को बढ़ा दिया। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन शुरू हुआ, कार्पस लूशियम बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, कार्पस लूशियम का लेवल गिर जाएगा। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो लगभग क्या होगा कि 27वें 28वें दिन क्या होगा कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका सीक्रेशन अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे ही सीक्रेशन बंद हुआ, अब क्या होगा कि सीक्रेशन बंद होते ही क्या हो जाएगा कि ओवम जो होगा वो यूटेराइन वॉल की दीवार से डिटैच हो जाएगा। जैसे ही डिटैच होगा तो अपने साथ में क्या क्या करेगा वो, जो उसकी जो मसल्स हैं यानी कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स को वहां से डिस्ट्रॉय करके वो ब्लीडिंग के रूप में बाहर। ठीक है, ये एक साइकिल पूरा कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सामान्य रूप से ऑन एवरेज स्टैंडर्ड जो होता है वो 28 दिन होता है, लेकिन ये जो समय होता है मिनिमम 14 दिन, 12 दिन भी हो सकता है किसी लेडी में, और किसी में ये 45 से 60 दिन भी हो सकता है, यानी मिनिमम 12 दिन से मैक्सिमम 60 दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल का होना एक नॉर्मल कंडीशन है। एक एवरेज और स्टैंडर्ड कंडीशन जो होती है वो 28 डेज यानी कि 1 महीने की होती है, इसीलिए इसको मंथली भी कहा जाता है। ठीक है, या इसको हिंदी में महीना भी कहा जाता है, ये इसको मेंस्ट्रुएशन पीरियड कहा जाता है। क्लियर है ये? तो ये होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है,